हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाला है डेटा वेयरहाउसिंग की सिक्योरिटी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आज हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है यूजर एक्सेस, देन आफ्टर डेटा लोड, उसके बाद डेटा मूवमेंट एंड देन आफ्टर क्वेरी जनरेशन। तो ये 4 मेन टॉपिक्स के अंदर हम बात करेंगे डेटा वेयरहाउस की सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा सिक्योरिटी है क्या और किस पर्सपेक्टिव से ये जरूरी है डेटा वेयरहाउसिंग के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा गया है एडिंग अ सिक्योरिटी फीचर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटा वेयरहाउस, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पर यह कहा गया है कि सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो डेटा वेयरहाउस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, जिससे डेटा वेयरहाउस को जल्द से जल्द आपको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, आपको इंप्लीमेंट करना है एज सुन एज पॉसिबल डेटा सिक्योरिटी को। बट इट इज डिफिकल्ट टू ऐड सिक्योरिटी फीचर्स आफ्टर द डेटा वेयरहाउस हैज गॉन लाइव। अगर आपने एक बार डेटा वेयरहाउस को बना लिया और देन आफ्टर उसको लाइव कर दिया, यानी कि उसके अंदर आपके रियल यूजर्स फिलहाल उसको यूज कर रहे हैं डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर, देन आफ्टर सिक्योरिटी फीचर्स उसके अंदर ऐड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, देन आफ्टर the following activities get affected by security measures। सिक्योरिटी मेजर्स कौन कौन से एक्टिविटीज पर अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर मेनली 4 हमारे एक्टिविटीज है। फॉर एग्जांपल यूजर एक्सेस, डेटा लोड, डेटा मूवमेंट एंड क्वेरी जनरेशन। ठीक है, तो 4 मेजर एक्टिविटीज है जिसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो कौन कौन सी हमारे पास जो 4 इफेक्टिव सिक्योरिटी एक्टिविटीज है जिसके अंदर हमारी डेटा सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा सिक्योरिटी के अंदर एग्जैक्टली होता क्या हो और किस पॉसिबिलिटीज के दौरान, किस डिजाइन फेज की पॉसिबिलिटीज के दौरान आपको डेटा सिक्योरिटी ऐड करनी चाहिए, इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि ड्यूरिंग द डिजाइन फेज ऑफ द डेटा वेयरहाउस वी शुड कीप इन माइंड what data sources may be added later and what would be impact of adding those data sources। जब भी हम डेटा वेयरहाउस को डिजाइन कर रहे होते हैं, फिर चाहे वो लॉजिकल हो या फिर फिजिकल हो, ठीक है, हमें एक बात अपने माइंड के अंदर रखकर चाहनी चाहिए कि अगर डेटा वेयरहाउस को बनाने के बाद कोई भी डेटा सोर्सेस आप पीछे से उसके अंदर ऐड करते हो, ठीक है, पीछे से उसके अंदर इंप्लीमेंट करते हो, देन आफ्टर वो डेटा सोर्स की इम्पेक्ट क्या आएगी हमारे डेटा वेयरहाउस के अंदर। एक बार डेटा वेयरहाउस बन गया, उसके बाद बनने के बाद कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस आप ऐड करना चाहते हो तो वो डेटा सोर्सेस आपके डेटा वेयरहाउस को कितना इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कहा गया है कि वी शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। जब भी आप डेटा वेयरहाउस डिजाइन कर रहे होते हो, ठीक है, तब आपको 2 बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, वेदर द न्यू डेटा सोर्सेस विल रिक्वायर न्यू सिक्योरिटी और ऑडिट रिस्ट्रिक्शंस टू बी इम्प्लीमेंटेड। यानी कि अगर आपके पास न्यू डेटा सोर्सेज जो है, ठीक है, वो आप ऐड करना चाहते हो तो क्या वो नई सिक्योरिटी या फिर ऑडिट रिस्ट्रिक्शंस की परमिशंस इंप्लीमेंट करने देगा। ठीक है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, वेदर द न्यू यूजर्स एडेड who have restricted access to data that is already generally available। यानी कि कोई भी आपका नया यूजर जो डेटा वेयरहाउस को यूज कर रहा है, ठीक है, बट आपने उस स्पेसिफिक यूजर को किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो क्या वो जनरली अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये सभी छोटी मोटी चीज एज ए सिक्योरिटी कंसर्न आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर, तो ये दोनों चीज जो है, दोनों सिक्योरिटी पॉसिबिलिटीज है, उसको आप पहले नोट डाउन कर लो कि डेटा सोर्सेस है उसके अंदर सिक्योरिटी या फिर ऑडिट की परमिशंस, और दूसरी चीज यूजर जो है वो उसको आपने कोई स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, तो वो क्या वो जनरली अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों चीज खास आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे यूजर एक्सेस की तरफ। जो आज के सेशन के अंदर हमें सबसे 4 मोस्ट प्रायोरिटीज देखनी है, 4 मोस्ट एक्टिविटीज देखनी है जो कि डेटा सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी। उसमें से पहले है यूजर एक्सेस। सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया है कि वी नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई द डेटा एंड देन क्लासिफाई द यूजर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दे कैन एक्सेस। इन अदर वर्ड्स, द यूजर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डेटा दे कैन एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है यूजर एक्सेस टर्मिनोलॉजी पे।
यूजर को किस तरह से आप एक्सेस प्रोवाइड करोगे, बेस्ड ऑन डेटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपके पास डेटा अवेलेबल है लेकिन डेटा को आप क्लासिफाइड करोगे, उसको नॉर्मलाइज्ड नहीं करना है, उसको जनरलाइज्ड करना है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपने उसको अरेंज कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, तो किस टाइप का डेटा कौन सा यूजर एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, तो ये सभी आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे, परमिशंस लगानी होगी। ठीक है, ग्रांट एंड रिवोक। तो उसके अंदर फर्स्ट यहाँ पर सिनारियो आता है डेटा क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर कहा गया कि फॉलोइंग टू अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई डेटा। डेटा को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकोगे, तो देखिए सबसे पहला है डेटा कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स सेंसिटिविटी। मतलब कि हाईली सेंसिटिव डेटा इज क्लासिफाइड एज हाईली रेस्ट्रिक्टेड एंड लेस सेंसिटिव डेटा इज क्लासिफाइड एज लेस रेस्ट्रिक्टिव। मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया, हाईली सेंसिटिव डेटा उसको आप सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करो, जितने भी यूजर्स है उस तक कम से कम पहुंचाओ हाईली रेस्ट्रिक्टेड डेटा। अब ऑब्वियसली हाईली सेंसिटिव डेटा जो होता है, राइट, वो कोई ना कोई हमारा एडमिन या फिर कोई हमारा टेक्निकल पर्सन यूज़ करेगा किसी मेजर चेंज को अप्लाई करने के लिए। तो उस टाइप का हाईली सेंसिटिव डेटा जो होता है, जो कि मेनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको आपको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करना यूजर को, उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है। और उसी तरह लेस सेंसिटिव डेटा, यानी कि अगर इस टाइप का कोई डेटा जो है, ठीक है, वो कोई यूजर चाहे किसी भी तरह से यूज करे, हमें कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होने वाली, तो यहाँ पर आप उसको लेस रेस्ट्रिक्टिव कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की कैटेगरी है, हाईली सेंसिटिव डेटा जिसको आपको एज सून एज रेस्ट्रिक्ट करना होगा यूजर से, देन आफ्टर दूसरा डेटा है लेस सेंसिटिव डेटा, उसको आप लेस रेस्ट्रिक्टिव कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, डेटा कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जॉब फंक्शन। This restriction allows only specific users to view particular data. Here we restrict the users to view only that part of the data in which they are interested and are responsible for. यहाँ पर क्या किया गया है, जॉब फंक्शन के आधार पर डेटा को क्लासिफाइड किया गया, यानी कि जिस भी टाइप का डेटा है उसी के अकॉर्डिंग वो टाइप का यूजर उसको एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दिस रेस्ट्रिक्शन अलाउज ओनली स्पेसिफिक यूजर्स टू व्यू पर्टिकुलर डेटा। अब सपोज आपके पास 1000 एम्प्लॉयज का डेटा है, ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज का डेटा है, उन सभी एम्प्लॉयज में सपोज 2 से 3 मैनेजर है। ठीक है, तो मैनेजर को ही आपने ऐसा रोल दिया गया है ना, ठीक है, मैनेजर को ही आपने ऐसी परमिशन दी है जो कि उन सभी 1000 रिकॉर्ड्स को व्यू कर सके। क्लियर, तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेटा था, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज का, उस सभी एम्प्लॉयज का डेटा कौन एक्सेस कर सकेगा, सपोज हमने कोई 3 मैनेजर्स चुने हुए हैं, राइट, तो वो तीनों के 3 मैनेजर्स उस सभी 1000 डेटा को एक्सेस कर सकेंगे इजीली। तो ये क्या हुआ, ओनली स्पेसिफिक यूजर्स को हमने एक्सेस दिया ना, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया मैनेजर्स को, राइट, किसी पर्टिकुलर डेटा को व्यू करने का, मतलब कि एम्प्लॉय वाले डेटा को व्यू करने का। क्लियर, तो इस तरह से आप डेटा को क्लासिफाइड कर सकते हो जॉब फंक्शन के आधार पर। क्लियर, तो इस तरह से डेटा क्लासिफिकेशन हमने देखा। चलिए अब आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूजर एक्सेस के अंदर ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, डेटा क्लासिफिकेशन। क्लियर, चलिए सेकंड हम बात करते हैं यूजर क्लासिफिकेशन की। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 अप्रोचेस है जिसकी मदद से आप यूजर्स को क्लासिफाई कर सकते हो। प्रीवियसली जो हमने देखा वहां पर आपने डेटा को क्लासिफाई किया, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं यूजर को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। देखिए, users can be classified as per the hierarchy of users in an organization. For example, users can be classified by departments, sections, groups and so on. ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर डेटा के साथ कोई भी रिलेशन ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है यूजर्स की। यूजर्स को ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है ना, हायरार्की ऑफ यूजर्स, उसके बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो, उसके बेसिस पर आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो यहाँ पर यही आपको एग्जाम्पल दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिपार्टमेंट्स हो गए, उसके अंदर कोई सेक्शंस हो गए, ईच सेक्शन के अंदर कोई ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप डिपार्टमेंट्स वाइज, सेक्शन वाइज, ग्रुप वाइज कोई भी यूजर की कैटेगरी को क्लासिफाई कर सकते हो। क्लियर, देन आफ्टर यूजर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रोल विथ पीपल ग्रुप अक्रॉस डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन देयर रोल। यहाँ पर क्या है, सिंपल रोल फंक्शन अप्लाई किया है, यानी कि यूजर्स का कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोई रोल होगा तो वो रोल के आधार पर यूजर को क्लासिफाइड किया जाएगा। अभी भी मैंने एग्जांपल दिया
फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, ठीक है, एक रोल हुआ, दूसरा रोल हुआ सिंपल एम्प्लॉय, तीसरा रोल हुआ कोई क्लर्क, देन आफ्टर प्यून, ठीक है। इस तरह से कोई हायरार्की है, उसके रोल के बेस पर आप उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। देन आफ्टर आप एडमिन ले सकते हो, ठीक है, ब्रांच मैनेजर ले सकते हो, कई सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कंसल्टेंट्स को ले सकते हो। तो सभी का कोई ईच एंड एवरी पर्टिकुलर रोल है, तो उस रोल के मुताबिक एक यूजर्स को एक अलग कंटेनर के अंदर आप क्लासीफाई कर दो, दैट्स ऑल। देन आफ्टर आप उस कंटेनर को ही एक्सेस दे दो कोई पर्टिकुलर डेटा को व्यू करने को, ठीक है। तो ये आपने यूजर को एक्सेस दे दिया, लेकिन कोई पर्टिकुलर ग्रुप को ही एक्सेस दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच मैनेजर ही देख सकता है या फिर एडमिन ही चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर कैटेगरी क्या बनाई मैंने, दो बनाई, ब्रांच मैनेजर या फिर एडमिन। क्लियर। तो यहाँ पर यूजर के रोल को मैंने इस्तेमाल किया क्लासीफाई करने के लिए। गॉट इट। चलिए, तो ये था हमारा यूजर क्लासिफिकेशन सेक्शन अंडर यूजर एक्सेस। चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट डाउन कर लो आप। देन आफ्टर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी भी जो हमने बात की ना डिपार्टमेंट, सेक्शंस, ग्रुप्स, उसी के अंदर फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए तो कहा गया कि वी कैन हैव सिक्योरिटी बाय टॉप टू डाउन कंपनी व्यू विथ एक्सेस सेंटर्ड ऑन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आपके पास कोई हायरार्की अवेलेबल होगी, राइट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, तो उसके बेस पर हम सिक्योरिटी को डिवाइड कर सकते हैं, यूजर को एक्सेस दे सकते हैं। बट देयर कुड बी सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूजर्स एट डिफरेंट लेवल्स। दिस स्ट्रक्चर इज शोन एज गिवन डायग्राम। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, सपोज हमारे पास कोई कंपनी है, कंपनी का नेम यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर लिया गया है डेटा वेयरहाउस इंक्लूड। देन आफ्टर डेटा वेयरहाउस के अंदर मेनली दो डिपार्टमेंट है, एक है सेल्स डिपार्टमेंट, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे ग्रुप्स हैं, कई सारे सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एनालिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट 2, एनालिस्ट 3 और एनालिस्ट 4, ऐसे तो कई सारे हो गए। उसी तरह मार्केटिंग के अंदर भी एनालिस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेल्स के साथ जो एनालिस्ट अवेलेबल है, उन सभी को कौन हैंडल कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर। उसी तरह यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर जो एनालिस्ट है, उसके ऊपर, उसके अबव, उसकी अप लाइन के अंदर एक होगा सीनियर एनालिस्ट, वो सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी को एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर एनालिस्ट या फिर सेल्स वाला एडमिनिस्ट्रेटर, इन सभी को कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोज यहाँ पर अगर हम इस एनालिस्ट की बात करें तो ये समराइज्ड डेटा, डिटेल्ड कस्टमर डेटा। यहाँ पर सीनियर एनालिस्ट की बात करें तो वो रेफरेंस डेटा, डिटेल्ड सेल्स डेटा और सभी पर उसकी नज़र रहेगी। यहाँ पर आप देखिए इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉइंट आउट लाइन्स है वो कहाँ पर है, डिटेल्ड सेल्स डेटा और रेफरेंस डेटा, सिर्फ ये दोनों ही हैंडल करेगा। जबकि सीनियर एनालिस्ट जो मार्केटिंग पर्सन से आया हुआ है, ठीक है, वो क्या हैंडल करेगा, तो वो चारों हैंडल करेगा, ठीक है। तो ईच एंड एवरी डेटा के लिए कोई पर्टिकुलर पर्पज वाइज डिपार्टमेंट्स को अलोकेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेल्स और सीनियर एनालिस्ट के लिए मार्केटिंग टाइप का डिपार्टमेंट अरेंज किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है। तो इस तरह से आप बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट सभी को क्लासीफाई कर दो। सेल्स डिपार्टमेंट को सिर्फ यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर ही हैंडल करेगा, उसके अंदर कई सारे एनालिस्ट आते होंगे। उसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी एक सीनियर एनालिस्ट हैंडल करेगा, जिसके अंदर अपने सब एनालिस्ट आ रहे होंगे, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने रखा होगा एक एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर। तो एक कुछ सीन था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप। देन आफ्टर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ ही, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन किया गया है। देखिए प्रीवियस फिगर को देखिए एंड देन आफ्टर यही आपका कंटिन्यू है। बट इफ डिपार्टमेंट accesses different data then we should design the security access for each department separately। यहाँ पर क्या होता था, each every department जितने भी वो अलग अलग टाइप से, अलग अलग पर्सन से जुड़ा हुआ था। सभी कोई आपने कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं किया था कि तुम्हें सिर्फ यही एक्सेस करना है, तुम्हें सिर्फ यही वाला एक्सेस करना है, क्योंकि यहाँ पर इन शॉर्ट कोई किसी भी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बट यहाँ पर वो आपको करना है, सेपरेट करना है। देखिए फिगर के अंदर भी आप देख सकते हो, एक जो हमारा मेन डेटा वेयरहाउस था उसको हमने डेटा मार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस के अंदर डेटा मार्ट पढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा वेयरहाउस के अंदर सेल्स वाला डेटा मार्ट टोटली अलग कर दिया, मार्केटिंग वाला डेटा मार्ट भी टोटली अलग कर दिया। अब सेल्स डेटा मार्ट को एक्सेस करने के लिए कई सारे यूजर्स हो गए, उसी तरह मार्केटिंग डेटा मार्ट के साथ भी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया,
अगेन डेटा वेयरहाउस के अंदर सभी मिक्स टाइप का डेटा था, तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज आपने डेटा मार्ट्स अलग अलग बना लिए। अब जिसको सेल्स रिगार्डिंग डेटा को काम होगा, ठीक है, जिसको सेल्स रिगार्डिंग ही डेटा को चाहिए होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स डेटा मार्ट के साथ ही कनेक्शन बनाएगा, उसी में से डेटा एक्सचेंज करेगा। देन आफ्टर मार्केटिंग डेटा मार्ट के साथ भी यही हो रहा है। मार्केटिंग के लिए या फिर मार्केटिंग रिगार्डिंग कोई भी डेटा उसको चाहिए होगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कर दी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेल्स डेटा मार्ट टोटली अलग, उसी तरह मार्केटिंग डेटा मार्ट भी टोटली अलग। तो यहाँ पर आपने मेनली दो टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट को क्लासीफाई कर दिया। सेल्स वाला डिपार्टमेंट टोटल अलग हो गया, उसी तरह मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट भी टोटली अलग हो गया। प्रीवियस जो हमने यहाँ पर फिगर देखी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सब कुछ मिक्स था, देखिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर यूजर को कोई हमने एक्सेस नहीं दिया था कि तुम सिर्फ यही एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने ऑर्गेनाइज वे कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा मार्ट्स को भी यूज में ले सकते हो क्लासीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट को। क्लियर? चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लो। एंड देन आफ्टर अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑन रोल। यहाँ पर आपको रोल के बेस पर क्लासीफाई करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इफ द डेटा इज जनरली अवेलेबल टू ऑल द डिपार्टमेंट्स देन इट इज यूजफुल टू फॉलो द रोल एक्सेस हायरार्की। अगर हमारे पास जो डेटा है वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, ऑल ओवर सभी डिपार्टमेंट्स के पास अगर वो डेटा अवेलेबल है, देन आफ्टर रोल एक्सेस हायरार्की को आप बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, इफ द डेटा इज जनरली एक्सेस्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स देन अप्लाई सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस एज पर द रोल ऑफ द यूजर। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर आपको सभी टाइप का डेटा डायरेक्टली एक्सेस करने को नहीं मिलेगा, बट आपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के यूजर को या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ग्रुप्स को आपने क्या कर दिया, एक रोल असाइन कर दिया। देन आफ्टर आपने बोल दिया कि अगर कोई एडमिन होगा तो वो सब कुछ एक्सेस कर सकेगा, अगर कोई सीनियर एनालिस्ट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डेटा ही एक्सेस कर सकेगा, ठीक है, या फिर उसके सब एनालिस्ट जो आते होंगे उसी का डेटा एक्सेस कर सकेगा और कोई भी नहीं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर रोल को इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पर हमारे पास फिगर के अंदर दो डिपार्टमेंट्स है, एक सेल्स और एक मार्केटिंग। सेल्स के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर आप यहाँ पर देख सकते हो सभी को हैंडल कर सकता है। उसी तरह मार्केटिंग के अंदर सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट के अंदर आप कई सारे एनालिस्ट का एग्रीगेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेटा भी आप डायरेक्टली सेल्स ग्रुप के साथ लिंकअप कर सकते हो। यहाँ पर जो मार्केटिंग है वो भी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल कर सकेगा, एनालिस्ट एग्रीगेशन भी कर सकेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको नीचे फाइनली ऑल ओवर क्या मिलेगा, डिटेल्ड सेल्स डेटा, रेफरेंस डेटा, समराइज डेटा और साथ ही साथ डिटेल्ड कस्टमर डेटा। तो इन सभी टाइप का डेटा जो है वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, बट इन सभी को पर्टिकुलर रोल्स मिले हुए होंगे, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट को कोई ऐसा रोल मिला होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एनालिस्ट को ही एक्सेस कर सकेगा। उसी तरह मार्केटिंग को भी कोई ऐसा रोल मिला होगा जो कि डायरेक्टली सीनियर एनालिस्ट को ही एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेटा की हायरार्की बना दी, टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर? तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा क्लासिफिकेशन बट बेस्ड ऑन रोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है डेटा लोड, ठीक है, जो कि आज के सेशंस की हमारी मेन 4 कैटेगरीज थी। उसके अंदर सबसे पहला हमने देख लिया यूजर एक्सेस। देन अब हम बात करेंगे डेटा लोड के बारे में। डेटा लोड के अंदर हमारी पहली कैटेगरी है ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। देखिए यहाँ पर है ऑडिटिंग इज अ सबसेट ऑफ सिक्योरिटी, अ कॉस्टली एक्टिविटी, ठीक है। ऑडिटिंग जो है वो सिक्योरिटी का ही एक भाग है, बट थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली। ऑडिटिंग कैन कॉज हैवी ओवरहेड्स ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पर ऑडिटिंग जो है वो हैवी ओवरहेड्स क्रिएट कर सकता है सिस्टम के अंदर, तो आपको यहाँ पर खास सिक्योरिटी को कंसर्न करना होगा। अब देखिए, टू कंप्लीट एन ऑडिट इन टाइम वी रिक्वायर मोर हार्डवेयर एंड देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड दैट whatever possible auditing should be switched off, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, ऑडिटिंग जो है वो इन टाइम कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायर्ड हो गए। तो यहाँ पर आपको रेकमेंड किया गया है कि whenever possible, जब भी पॉसिबल हो तो ऑडिटिंग को क्या कर दो, आप स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर वो स्विच ऑन रहेंगे तो फिर आपके मोर एंड मोर हार्डवेयर जो है कंज्यूम होते रहेंगे, इसलिए। अब यहाँ पर कहा गया है कि ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड। यहाँ पर भी अगेन आपको 4 अलग अलग कैटेगरीज मिलती है ऑडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए। सबसे पहले कनेक्शंस, डिसकनेक्शंस, डेटा एक्सेस एंड डेटा चेंज।
For each of the above mentioned categories, it is necessary to audit success, failure और both. यानी कि चारों कैटेगरी का तो सक्सेस हो जाना चाहिए या फिर फेलर या फिर बोथ होना चाहिए. From the perspective of security reasons, the auditing of failures are very important. देखिए ऑडिटिंग का फेल होना भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है एज परस्पेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी रीजंस. बिकॉज ऑडिटिंग ऑफ फेलर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन हाईलाइट अनऑथोराइज्ड और फ्रॉडलेंट एक्सेस. अब ऑडिटिंग तो जरूरी है ही क्योंकि वो सिक्योरिटी का ही सबसेट है, लेकिन हमने देखा जब तक ऑडिटिंग ऑन होगी हमारे हार्डवेयर के जो कंजप्शन है वो सबसे ज़्यादा होते रहेंगे. ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वो स्विच ऑफ भी हो जाने चाहिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक कब स्विच ऑफ होंगे? जब कोई यूज़र अनऑथराइज्ड होगा या फिर फ्रॉड कर रहा होगा तब. ठीक है, तो बाकी के टाइम तो आपकी ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट स्टार्ट ही होगी, स्विच ऑन ही रहेगी बैकएंड सर्विस के दौर पर. बट जैसे ही कोई यूज़र, कोई थर्ड पार्टी इंट्रूडर आपके सिस्टम के अंदर, आपके डेटाबेस के अंदर किसी भी टाइप की कोई मिसकम्युनिकेशन करना चाहेगा तो फिर ऑटोमेटिक ये आपकी जो ऑडिट्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी? स्विच ऑफ हो जाएगी, यानी कि फेल हो जाएगी. तो ऑडिट्स का फेल होना यानी कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम के अंदर अनऑथराइज्ड या फिर फ्रॉडलेंट एक्सेस कोई करने की ट्राई कर रहा है. ठीक है, तो इस रीजन से भी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस. क्लियर? तो चलिए इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो. ऑडिट रिक्वायरमेंट्स डेटा लोडिंग के अंदर. ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है सेकंड कैटेगरी, नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स. अब नेटवर्क सिक्योरिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अदर सिक्योरिटीज. वी कैन नॉट इग्नोर द नेटवर्क सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स. वी नीड टू कंसिडर द फॉलोइंग इश्यूज. नेटवर्क सिक्योरिटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. बाकी ज़्यादा सिक्योरिटीज की तरह ही ये सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गिनी जाती है. तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी है, कुछ इश्यूज. कौन कौन से इश्यूज? सबसे पहला सवाल, इज इट नेसेसरी टू एनक्रिप्ट डेटा बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू डेटा वेयरहाउस? बड़ा ही ऑब्वियस सवाल है. क्या डेटा वेयरहाउस के अंदर जब आप डेटा ऐड कर रहे हो, ठीक है, डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या ये जरूरी है कि डेटा को आप एनक्रिप्ट करके भेजो? अब आई थिंक आपको एनक्रिप्ट करना मालूम होगा. एनक्रिप्ट यानी कि क्या? डेटा को कोई दूसरा इंसान समझ ना पाए उस फॉर्मेट के अंदर आप उसको कन्वर्ट करो. फॉर एग्जाम्पल माइट भी आपको ख्याल होगा MD5, SHA 510, 512. ठीक है, इस तरह के कई सारे एल्गोरिदम्स है सिक्योरिटी पर्पस के लिए. ठीक है, 510 तो नहीं बट 512, SHA 512 एंड SHA 1. और साथ ही साथ मैंने बताया MD5 एल्गोरिदम. तो ये 3 एल्गोरिदम है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को एनक्रिप्ट बड़ी आसानी से कर सकते हो. एनक्रिप्ट करना यानी कि सिर्फ आपको ही मालूम होगा कि डेटा क्या है. अगर किसी ने आपका डेटा हैक भी कर लिया, वो उसको डेटा को देख रहा है लेकिन वो समझ में ही नहीं आएगा कि ये डेटा कहना क्या जा रहा है क्या है डेटा. उस तरह से आपने डेटा को किसी और फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, कोई सिक्योर फॉर्मेट के अंदर, तो उसी को बोला जाता है डेटा को एनक्रिप्ट करना. तो क्या नेसेसरी है? ऑफकोर्स नेसेसरी है, राइट. आपको डेटा को एनक्रिप्ट करके ही डेटा वेयरहाउस के अंदर ऐड करवाना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए. देन आफ्टर दूसरा इश्यू क्या है? Are there restrictions on which network routes the data can take? क्या डेटा को ट्रांसफर होने के लिए जो राउट्स लगते हैं, ठीक है, क्या उस पर आपने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया होता है? कौन सा नेटवर्क राउट वो टेक करेगा, किस नेटवर्क राउटर के जरिए वो डेटा वेयरहाउस के अंदर ट्रांसफर होगा, क्या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस है? ठीक है, तो यस, यहाँ पर भी आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे. ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस. अगर आपने नेटवर्क राउट पे ही भी कोई भी किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं लगाया तो फिर क्या होगा? कोई थर्ड पार्टी इंट्रूडर जो होगा वो डायरेक्टली जितने भी चाहे उतने डेटा आपके नेटवर्क के राउट्स पर डायरेक्टली फ्लो करेगा और सीधा डेटा वेयरहाउस के अंदर वो ऐड कराता रहेगा. ठीक है, तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है. देन आफ्टर यहाँ पर लिखा है कि दिस रिस्ट्रिक्शंस नीड टू बी कंसिडर्ड केयरफुली. फॉलोइंग आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर. देखिए, द प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विल इंक्रीज ओवरहेड्स. इट वुड रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग पावर एंड प्रोसेसिंग टाइम. हमने यहाँ पर अभी भी देखा कि एनक्रिप्ट करके ही डेटा को डेटा वेयरहाउस के अंदर ऐड करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए. बट डेटा को एनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना थोड़ा सा ओवरहेड ले सकता है, यानी कि थोड़ा सा हमारा प्रोसेसिंग पावर और प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेगा. तो ये भी एक चीज़ आई. ठीक है, देन आफ्टर दूसरा है द कॉस्ट ऑफ एनक्रिप्शन कैन बी हाई if the system is already a loaded system because the encryption is borne by the source system. अब encryption जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसका कॉस्ट ऑलरेडी हाई होता है.
कब हाई होता है? जब आपकी सिस्टम ऑलरेडी लोड हो गई होती है बहुत सारे डेटा से, ठीक है। तो तब उस सिचुएशन के अंदर एंक्रिप्शन अगर आप करने जाओगे तो बहुत ही वो क्या होगा, उसका कॉस्ट हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इश्यू भी एक नए सामने आए, इसको भी आपको केयरफुली कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से नेटवर्क रिक्वायरमेंट को भी सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए एज कंपेयर टू एनी अदर प्रायोरिटीज सिक्योरिटीज। क्लियर? चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे डेटा मूवमेंट की तरफ। ये हमारी थर्ड कैटेगरी थी, ठीक है, आज के सेशंस की। अब देखिए डेटा मूवमेंट यानी कि क्या। सबसे पहले तो देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल सिक्योरिटी implications while moving the data. Suppose we need to transfer some restricted data as a flat file to be loaded. यहाँ पर क्या किया गया कि डेटा को आपको मूव कराना है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बट सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी फाइल है जो कि ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है, उसको आप फ्लैट फाइल बनाकर किस तरह से लोड कराओगे, किस तरह से मूव कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए व्हेन द डेटा इज लोडेड इनटू डेटा वेयरहाउस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रेज्ड। वेयर इज द फ्लैट फाइल स्टोर, हु हैज एक्सेस टू दैट डिस्क स्पेस, ठीक है। जो भी आपने फाइल्स ट्रांसफर की, फ्लैट फाइल यानी कि कोई आपकी एक्सएलएस फाइल होती है, सीएसवी फाइल होती है, उन सभी को बोला जाता है फ्लैट फाइल, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डेटा हो सकते हैं। तो कहाँ पर है वो फ्लैट फाइल, किस जगह पर वो स्टोर की जाएगी, और जिस भी जगह वो स्टोर की जाएगी क्या उस डिस्क स्पेस का एक्सेस आपके पास है? अगर नहीं है तो किसको आप दोगे, ठीक है, कौन सा पर्सन, फिर चाहे वो रोल बेस्ड आपने क्लासीफाई किया हो या फिर डेटा बेस्ड क्लासिफिकेशन किया हो, किसको आप अलाउ करोगे, किसको आप परमिशन दोगे। तो ये सभी आपको ध्यान में रखनी बात है, ठीक है। डेटा मूवमेंट भी एसेंशियल पार्ट है एज कम्पेयर टू डेटा सिक्योरिटी। क्लियर? तो ये भी आपको खास ध्यान में रखना होगा, फ्लैट फाइल आप कहाँ पर स्टोर करोगे और जहाँ पर भी स्टोर की उस चीज का या फिर उस डिस्क स्पेस का एक्सेस आप किसको दोगे। क्लियर? चल इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो इस चीज को, डेटा मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा मूवमेंट के अंदर किसी और एक्सपेक्ट फैक्टर्स की। Some other forms of data movement like query result sets also need to be considered. The questions raised while creating the temporary table are as follows. देखिए जब भी आप क्वेरी को सेट कर बनाते हो, क्वेरी का रिजल्ट सेट क्रिएट करते हो, ठीक है। अब क्वेरी का रिजल्ट सेट यानी कि क्या? सपोज आपने डेटाबेस के अंदर एक ऐसी क्वेरी फायर की जिसने आपको कई सारे मिलियंस ऑफ डेटा एज अ आउटपुट फेच करके दे दिए, ठीक है। तो उस फेच किए गए लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा को आप बोलोगे रिजल्ट सेट्स। क्लियर? बट कोई टेम्पररी टेबल आप क्रिएट करते हो तब कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी होती है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर है वेयर इज द टेम्पररी टेबल टू बी हेल्ड। टेम्पररी टेबल जो है वो आपका कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर आप उसको स्टोर करोगे, और हाउ डू यू मेक सच टेबल विजिबल, किसी भी टेबल को आप विजिबल किस तरह से बनाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे हमने प्रैक्टिकली देखा था व्यू, ठीक है, जब हमने बात की थी टेबल स्पेस, व्यू, मटेरियलाइज्ड व्यू, इंडेक्स, उन सभी की, तब हमने देखा था व्यू। तो व्यू क्या था? एक टेम्पररी टेबल ही तो था, ठीक है। वो एक्चुअली में हमारी टेबल स्पेस नहीं रोकता था, ठीक है, वो कंज्यूम नहीं करता था। तो उस चीज को आप किस तरह से हेल्ड करोगे, किस तरह से आप किसी भी टेबल को विजिबल करोगे, इस तरह की छोटी मोटी बातें डेटा मूवमेंट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है वो। क्लियर? देन आफ्टर we should avoid the accidental flouting of security restriction. If a user with access to the restricted data can generate accessible temporary tables, data can be visible to non-authorized users also. यहाँ पर क्या किया गया? अगर आपके पास कोई ऐसा रेस्ट्रिक्टेड डेटा है जो कि आपने पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस करने के लिए दे दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई रेस्ट्रिक्टेड डेटा है जो कि आपने किसी यूजर को एक्सेस करने के लिए दे दिया, आपने उस पर भरोसा किया, ठीक है, लेकिन उस यूजर ने क्या किया, टेम्पररी टेबल्स को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, तो फिर वो डेटा जो है वो विजिबल हो जाएगा नॉन ऑथराइज्ड यूजर्स को भी, जिसने आपको एक्सेस नहीं भी दिया ना, ठीक है, जिस यूजर्स ने आपको एक्सेस नहीं दिया या फिर आपने किसी यूजर्स को एक्सेस नहीं दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, नॉन ऑथराइज्ड यूजर्स हो गए, ठीक है। तो वो यूजर्स भी आपके हाईली सेंसिटिव डेटा को देख सकेंगे, विजिबल होगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? बाय हैविंग अ सेपरेट टेम्पररी एरिया फॉर यूजर्स विद एक्सेस टू रेस्ट्रिक्टेड डेटा। यहाँ पर आपने क्या किया कि कोई एक अलग से ही सेपरेट टेम्पररी एरिया बना दो यूजर्स के लिए, जिसको आप कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड डेटा एक्सेसिबल करना चाहते हो वो,
ठीक है, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्टेड डेटा था लेकिन वो आप सभी को नहीं दिखाना चाहते, कोई पर्टिकुलर ग्रुप वाइज यूजर्स को ही दिखाना चाहते हो, उसी को आप उसका एक्सेस देना चाहते हो, तो उसका एक सेपरेट टेम्पररी एरिया ही बना दो। ठीक है, तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपको डेटा मूवमेंट करते वक्त क्या बनाना है, एक सेपरेट टेम्पररी एरिया बनाना है कोई स्पेसिफाइड रोल ऑफ यूजर्स के लिए। क्लियर? तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह था हमारा सिंपल डेटा मूवमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेरी जनरेशन की। ये हमारा फोर्थ कैटेगरी है आज के सेशन का, क्वेरी जनरेशन। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस डिजाइन के बारे में। देखिए, द डेटाबेस लेआउट इज आल्सो अफेक्टेड बिकॉज व्हेन सिक्योरिटी मेजर्स आर इंप्लीमेंटेड देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्यूज एंड टेबल्स। अब डेटाबेस का लेआउट बनाते वक्त भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब भी आप सिक्योरिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट करेंगे तब क्या होगा, नंबर ऑफ टेबल्स या फिर नंबर ऑफ व्यूज भी बढ़ेंगे ना, राइट। आपके डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ टेबल्स थे जो कि थोड़ी लार्ज अमाउंट्स के अंदर थे, लेकिन जैसे ही आपने कोई सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने स्टार्ट किए तो स्टेप बाय स्टेप आपके टेबल्स और व्यूज के नंबर भी बढ़ेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा क्रिएट हो गए अगेन एंड अगेन। तो अब क्या किया जाए, एडिंग सिक्योरिटी इंक्रीजेस द साइज ऑफ द डेटाबेस। ऑब्वियसली आप कोई नई सिक्योरिटी ऐड कर रहे हो तो आपकी डेटाबेस की साइज इंक्रीज ही होनी है, हैंस इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटाबेस डिजाइन एंड मैनेजमेंट। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस ही बात होगी, जैसे जैसे डेटाबेस की साइज बढ़ेगी उसको आपको हैंडल करना होगा, उसकी डिजाइनिंग और मैनेजमेंट भी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, इट विल ऑल्सो एड कॉम्प्लेक्सिटी टू द बैकअप मैनेजमेंट एंड रिकवरी प्लान। जैसे जैसे डेटाबेस की साइज बढ़ेगी वो क्या होगी, बैकअप मैनेजमेंट और रिकवरी प्लान जो आपने रखा होगा उसके अंदर भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी ना। ठीक है, साथ ही साथ आपको उसका भी ध्यान रखना होगा कि बाय मिस्टेक अगर डेटाबेस जो है वो हमारा ड्रॉप हो जाए, डिलीट हो जाए, तो उसको बैकअप मैनेजमेंट करने के लिए या फिर आपने कोई रिकवरी प्लान करके रखे होंगे उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऐड होगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखना है डेटाबेस डिजाइन का। क्लियर? तो चलिए ये था हमारा सबसे पहला क्वेरी जनरेशन का स्टेप, डेटाबेस डिजाइन। देन आफ्टर नेक्स्ट है दूसरा स्टेप हमारा टेस्टिंग। अब टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग द डेटा वेयरहाउस is a complex and lengthy process. Adding security to the data warehouse also affects the testing time complexity. अब डेटा वेयरहाउस आपने बना तो लिया, सभी सिक्योरिटी मेजर्स भी आपने ऐड कर दिए, इंप्लीमेंट कर दिए, लेकिन उसको टेस्ट करना पूरे डेटा वेयरहाउस को वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी टेस्टिंग करते करते। ठीक है, तो टेस्टिंग की भी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कोई लिमिटेशन से ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, टाइम कंजप्शन भी पड़ा। तो इट अफेक्ट्स द टेस्टिंग इन द फॉलोइंग टू वेज। किस तरह से वो अफेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहला, इट विल इंक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया, आपका जो इंटीग्रेशन होगा और सिस्टम टेस्टिंग होगा उन सभी का टाइम रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा। फिर दूसरा, देयर इज एडेड फंक्शनैलिटी टू बी टेस्टेड विच विल इंक्रीज द साइज ऑफ द टेस्टिंग सूट। आपने कोई एक मॉड्यूल बनाया होगा, कोई एक मॉडल बनाया होगा टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि टेस्टिंग किस तरह से करनी है आपको, उनसे भी का एक प्रोटोटाइप बनाया होगा, ब्लूप्रिंट, तो उसको बोला जाता है टेस्टिंग सूट। ठीक है, तो उसकी साइज भी क्या करेगी, डे बाय डे इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, जब तक कि आप कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना स्टॉप नहीं कर देते तब तक। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको ध्यान में रखनी है क्वेरी जनरेशन के अंदर टेस्टिंग करते वक्त। क्लियर? तो चले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और बस आज के सेशन के अंदर हमें सिर्फ इतनी ही 4 चीज देखनी थी। ठीक है, अब आपको सिंपल यही वाला एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के अंदर लिख कर लाना है, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट इन डेटा वेयरहाउस। ठीक है, आपको डिटेल के अंदर बताना है। तो जितना भी हमने आज के सेशन के अंदर देखा वो सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट को आप 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला हमने देखा यूजर एक्सेस, देन आफ्टर हमने देखा क्वेरी जनरेशन, देन आफ्टर डेटा मूवमेंट, देन आफ्टर हमने कौन सा वाला देखा था, डेटा लोड। ठीक है, तो ये सभी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो सिक्योरिटी के अंदर, डेटा वेयरहाउस के अंदर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड होता है। इस सेशन के अंदर हमने कंप्लीटली देखा डेटा वेयरहाउस का सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट। क्लियर? तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर।